हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं वह ऐसी रेस है जिसमें लाखों अभ्यर्थी एक साथ दौड़ते हैं। चाहे कोई विद्यार्थी कितना भी पढ़ने वाला हो, यदि वह उस रेस में जरा भी धीमा होता है या रुकता है तो पीछे भागने वाली उसकी लाखों की भीड़ उसको कुचल के आगे निकल जाएगी। इसलिए आप सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना है, लगे रहना है जब तक कि आपकी रेस कंप्लीट नहीं हो जाती, आप रेस को जीत नहीं लेते, अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक में से सेट 8 की। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो सेट 8 या जितने भी सेट हम इस बुक के माध्यम से आपको करवा रहे हैं वह पटवारी परीक्षा के पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधित विषय से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों एवं करंट अफेयर्स के इनपुट को शामिल करके बनाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट योजना का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पंप सेट की खरीदी किसान क्रेडिट योजना का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा बीज की खरीदी और वर्कों की खरीदी एवं औद्योगिक विकास इस योजना में शामिल किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। पीएम किसान सम्मान निधि में एक वर्ष में कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि में किसान के लिए एक वर्ष में 6,000 रुपये की राशि आवंटित की जाती है और यह राशि 2-2 हजार की 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक योजना चलाई जा रही है किसानों के सम्मान के लिए, जिसमें 4,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को अलग से उपलब्ध करवाई जाती है। यह प्रश्न हमारे सेट 7 में शामिल था, आप वहां जाके इस प्रश्न को देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। विशेषज्ञों समूहों रंगराजन पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों, रंगराजन समिति या पैनल के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी का अनुमानित प्रतिशत 30.9% था। प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर वेयरहाउस एक्ट अर्थात कृषि गोदाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर वेयरहाउस एक्ट वर्ष 1947 में अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1947 प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। भारत में फसल बीमा की शुरुआत का मुद्दा केंद्रीय विधानमंडल में खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में लिया गया था? तो दोस्तों, यह मुद्दा वर्ष 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा लिया गया था। प्रश्न क्रमांक 6, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो दोस्तों, मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन या 100 दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। खाली स्थान को उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है और जिनके लिए कृषि, कुटीर उद्योग आदि जैसी कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, जनपद पंचायत को उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें हम ब्लॉक स्तर पर करते हैं एवं इनके लिए कृषि, कुटीर उद्योग आदि जैसे कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिला पंचायत जिला स्तर पर काम करती है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, मोहल्ला पंचायत मोहल्ला के स्तर पर काम करती होगी। इसका नाम मैंने पहले नहीं सुना। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। दोस्तों, नाबार्ड की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर GR चिंतला नाबार्ड की वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रश्न क्रमांक 9, पीएम किसान सम्मान निधि में एक वर्ष में कितनी किस्तें आवंटित की जाती हैं? दोस्तों, इसका आंसर हम पहले ही देख चुके हैं, 2,000 की 3 किस्तें और टोटल 6,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक वर्ष में किसान को आवंटित की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता वाले
क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्रों में दलदली या पीट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 11, मानसूनी हवाएं सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कृषि गतिविधियां शुरू होती हैं? तो दोस्तों मानसूनी हवाएं सबसे पहले केरल तट पर पहुंचती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कृषि गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। प्रश्न क्रमांक 12, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख सुविधा नहीं है? तो दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना में पाइप वाला पेयजल, बिजली, सड़क संपर्क आदि को शामिल किया गया है। सिनेमा एवं थिएटर को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न था सुविधा में शामिल क्या नहीं है। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में आपसे हाँ पूछा गया है या ना पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 13, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम अर्थात मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पर भी आपसे नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों किसानों को मृदा के पोषक घटकों के बारे में जानकारी देने में सहायता करना, यह इस योजना का मूल उद्देश्य है। पोषकों के सही उपयोग की सलाह देना, यह भी इस योजना का उद्देश्य है। मृदा की उर्वरता में सुधार लाना, यह भी इस योजना में शामिल किया गया है। किसानों को ताजी मृदा प्रदान करना, ऐसा कोई भी उद्देश्य इस योजना में नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 अर्थात 2030 पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए 2002 की शुरुआत में ही AEZ अर्थात एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इंदौर शहर में आलू के लिए वर्ष 2002 की शुरुआत में ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत कर दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 16, किसान दीदी के क्या कार्य होते हैं? तो दोस्तों किसानों के खेत में खेतीहर मजदूरों के रूप में कार्य करना, यह कथन गलत है। किसानों के परिवार और आश्रितों की देखभाल करना, यह कथन भी गलत है। किसानों के बच्चों और रिश्तेदारों को शिक्षित करना भी गलत है। दोस्तों कृषि विभाग और किसानों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना, यह किसान दीदी का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 17, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी का नहीं है? तो दोस्तों निःशुल्क कौशल एवं प्लेसमेंट सेवा, यह कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी का नहीं है। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में मसाला बोर्ड अधिनियम किस सन में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1986 ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1986 में भारत में मसाला बोर्ड अधिनियम अधिनियमित किया गया। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश पशु गणना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग गौवंश की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में पशु गणना के तहत गौवंश की संख्या 18 मिलियन या 180 लाख या 1 करोड़ 80 लाख है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। दोस्तों SHG क्या है? SHG का पूरा नाम है स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्न कंप्लीट किए। अब हम चर्चा करते हैं फसलों से संबंधित बोर्ड अधिनियमों की। तो दोस्तों कॉफी बोर्ड अधिनियम 1942 का है, रबर बोर्ड अधिनियम 1947, चाय बोर्ड अधिनियम 1953, तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986, राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार से हमने आज सेट 8 को भी कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम सेट 9 की बात करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो से आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का लाभ होता है, आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है, तो कृपया कर अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में हम जितने भी
वीडियोस अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे इन प्लेटफॉर्म से जुड़कर इनका लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। आपके एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपके एक कमेंट के बेस पर हम आपके लिए नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो लगातार हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ बने रहें। तब तक ना रुके, मेहनत करते रहें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।